नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 कंट्रीज़ के डिफरेंट बैंक्स को परमिशन दी है कि वो इंडिया के अंदर अपना स्पेशल वोस्टो रुपीज़ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इसी तरीके से शुरुआत होती है रुपीज़ को इंटरनेशनल बनाने की जर्नी। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रुपीज़ की वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो रही है पिछले कुछ सालों से US डॉलर के अगेंस्ट, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा रुपीज़ को स्टेबल बनाने में। और इस तरीके से ही होगा क्या कि जो रुपीज़ की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ेगी और US डॉलर की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होगी। आज की हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपी को इंटरनेशनल बनाना चाहता है और ये वोस्टो अकाउंट होता क्या है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। India's Reserve Bank has taken the first steps in this direction. India is working to internationalize the rupee. Besides Russia and Sri Lanka, Mauritius, Malaysia, Singapore, Myanmar, Israel and Germany, they've all made arrangements to make payments in the Indian rupee. Well, the country wants to make the rupee trade mechanism a global trend, a unified payment interface, which is called UPI technology. De-dollarizing. And the depreciating Japanese currency yen has become a cause of concern for manufacturers and local retail players there. Recently, Japanese yen once again fell below 130 mark against dollar, hitting a 20-year record low. Now, the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. The pound is going down and going down fast. The pound hit a record low against the dollar on Monday. The British currency fell below $1.10 for the first time since 1985. Well, the euro has hit parity with the US dollar, a first in over 20 years. The exchange rate between the two currencies is now just 1 cent apart. The euro has been particularly vulnerable due to the war in Ukraine and rising gas prices, but today's fall marks the weakest that the euro has been since 2001. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन 18 कंट्रीज़ के डिफरेंट जो 16 बैंक्स होते हैं उनको परमिशन दी है कि वो इंडिया के अंदर किसी बैंक्स में, जो कि डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड होंगे, वहाँ पर वे अपना स्पेशल वोस्टो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इस तरीके से ही क्या होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड करने में हमारे बीच में और उस पर्टिकुलर देश के बीच में जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है, इन देशों के बीच में रुपीस का यूज किया जाएगा इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। और जो 18 कंट्रीज है उनका नाम है बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गायना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम। देखिए, जो स्पेशल वोस्टो अकाउंट बनाने की शुरुआत है वो 2022 में ही शुरू हो गई थी, जब वेस्टर्न कंट्री ने रशिया पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट एक फुल फ्लेज्ड वॉर को अनाउंस कर दिया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन। और जो ये शिफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर किन्हीं दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बीच में और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा था, आज भी हो रहा है, लेकिन मैं 1 साल से पहले की बात कर रहा हूँ जब वेस्टर्न कंट्री ने रशिया पर सैंक्शन लगाए नहीं थे। तब क्या होता था कि इंडिया के बीच में और रशिया के बीच में ट्रेड होता था और हम इस शिफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही पेमेंट लेते भी थे और देते भी थे, और ये US डॉलर के द्वारा होता था। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगाए तो रशिया इस इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट को लेने में या और पेमेंट को देने में भी। और इसकी वजह से क्या होता है कि रशिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस ट्रेड को करने के लिए। इवन इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब हमने रशिया के साथ ट्रेड किया। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाया गया जिसे कहते हैं स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड है वो लोकल करेंसीज में किया जाता है। ये जो स्पेशल वोस्टो अकाउंट है ये एक एडिशनल अरेंजमेंट है ट्रेड करने के लिए। अगर ये एडिशनल अरेंजमेंट है तो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है क्या? देखिए, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि US डॉलर के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। अगर हम किसी देश की पर्टिकुलर कंपनी से कुछ खरीद रहे हैं तो हम उन्हें US डॉलर के थ्रू पेमेंट करेंगे, और अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम US डॉलर के थ्रू पेमेंट को लेंगे, और इस तरीके से ही ट्रेड होता है।
लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कोई दूसरा एडिशनल सिस्टम होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। और जो दूसरा ट्रेड वे निकाला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो यही है स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट। और ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जांपल इसी तरीके के सैंक्शन इंडिया पर लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि लग जाएंगे, अगर ऐसा होता है कि किसी एक्शन की वजह से इंडिया पर सैंक्शन लग जाए तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा। वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में ये कॉन्क्लूड किया गया कि अगर इंडिया के ऊपर रशिया की तरह सैंक्शन लगाए दिए जाए तो हम किस तरीके से फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। तो यही सॉल्यूशन निकाला गया कि स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट को बनाया दिया जाए, जिसमें क्या होगा कि लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाएगा। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए इंडिया ने पिछले 1 सालों से डिफरेंट कंट्रीज के साथ पैक्ट एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम के साथ ये जो पैक्ट एग्रीमेंट है वो अभी भी कंटिन्यू है, इसकी प्रोसेस अभी भी चल रही है। और जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ भी हमने ये ट्रेड पैक्ट को साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब होगा क्या कि हम और वे कंट्रीज जिनके साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है अब हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। देखिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, इसलिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल रशिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है मॉस्को कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और रशिया से हमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना है, तो ठीक है हमने रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमें रशिया को पेमेंट भी देनी होगी। देखिए पेमेंट करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है दैट इज़ हम रशिया को यूएस डॉलर के थ्रू पेमेंट कर देंगे, लेकिन जो सेकंड सिस्टम है उसके थ्रू क्या होगा कि जो रशिया का कोई भी एक बैंक वो इंडिया के अंदर एक बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन करेगा जिसका नाम होगा वोस्ट्रो अकाउंट। और इस तरीके से क्या होगा कि जो इंडिया की कंपनी है दैट इज़ इंडियन ऑयल प्राइवेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये उस इंडिया के बैंक के अंदर जो कि रशिया ने वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है उस वोस्ट्रो अकाउंट में पैसे को जमा कर देंगी, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, हमने रशिया को पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से होगा क्या कि ये जो रशिया के अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब देखिए जो ये फॉर एग्जांपल जो इंडिया का बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे को होल्ड करता है वोस्ट्रो अकाउंट में, ये हमारा नहीं है, ये रशिया का है। हम एक तरीके से यहाँ पर रशिया के बैंक का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पेमेंट लेना देना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है, हमारी जो लोकल करेंसी है वो यूज़ में आना शुरू हो जाती है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। और इसी तरीके से होता क्या है कि जैसे कि इंडिया की कंपनी ने कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है रशिया को, तो एक्सपोर्ट करने के बाद रशिया की ही किसी पर्टिकुलर कंपनी को हमें पैसे देने होंगे क्योंकि हमने कोई चीज़ बेची है। तो अब होगा क्या कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और कहेंगे देखिए हमने रशिया को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की है, अब हमें पैसे दे दीजिए, क्योंकि आप रशिया के बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि वोस्ट्रो अकाउंट से जो रुपीज़ हैं उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट होते हैं रशिया इसी अकाउंट को वोस्ट्रो अकाउंट कहता है। अगर इसी तरीके से हम किसी रशिया के बैंक में किसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसको नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। देखिए जो चीज़ें सेम ही हैं, बस उससे देखने का जो नज़रिया है वो अलग है, उसी तरीके से इसे वोस्ट्रो कहा जाता है और नोस्ट्रो कहा जाता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये को एक ग्लोबल करेंसी बनाने में लगी हुई है। देखिए पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है कि इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है अगेंस्ट यूएस डॉलर वो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है। ना केवल इंडिया की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है बल्कि बहुत सारी ऐसी करेंसीज है जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, जिसमें
जिसमें से जो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, जापान की जो करेंसी है दैट इज येन वो डेप्रिशिएट हो रही है, यूरोप जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रही है। इन सभी को देखते हुए ये डिफरेंट कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया कि अब हम जो यूएस डॉलर में ट्रेड जरूर करेंगे लेकिन अब हम थोड़ा कम करेंगे ताकि जो हमारी नेशनल करेंसीज की वैल्यू है वो कम डेप्रिशिएट हो या फिर स्टेबल हो जाए। बेशक से हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज ना हो लेकिन एट लीस्ट वो स्टेबल हो जाए। और इसी बात को देखते हुए इस तरीके के सिस्टम बनाए दिए गए। सिंस 1945 जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके साइन होने के बाद जो यूएस डॉलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पेमेंट है वो पेमेंट करने के लिए। और उसी के बाद होता क्या कि तब से लेकर आज तक जो यूएस डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर लगभग 88% यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ट्रेड करने की बात करेंगे तो लगभग यूएस डॉलर का यूज़ 90% यूज़ होता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि यूएस डॉलर की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ खरीदनी है या बेचनी है उसमें यूएस डॉलर ही काम में आनी है। और जैसे कि यूएस डॉलर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। और जब यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, देखिए हमारी स्टेबल है लेकिन यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो इसकी वजह से होता है क्या कि जो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है और दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ की जो करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट होती है। और उन्हीं सभी बातों को देखते हुए ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे डिसीजन लिए गए। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है इंडियन करेंसी की जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पर और जो ग्लोबल इकोनॉमीज की करेंसीज है उनकी जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पर वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगी। अब उनकी करेंसीज की जो वैल्यू है डेफिनेटली उतनी कम नहीं होगी, उतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगी जितनी ज़्यादा हो रही है जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है और जब से कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ है। और इसका बेनिफिट ये भी होगा कि अब हम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर वो हमारे बैंकों के अंदर जमा ही रहेंगे, वो हमारे बैंकों के अंदर डिपॉजिट ही रहेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेड शुरू करना इंडियन रुपीज़ में कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर देश की इकोनॉमीज की करेंसी में शुरू कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा ये भी होगा कि हमारे सेंट्रल बैंक दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अब कम रिक्वायरमेंट होगी यूएस डॉलर को मेंटेन करने के। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।